अभी हमने आपको पिछली वीडियो में अभी बताया था कि जो अणुओं के संयोजन यदि विलयन में अणु संचित अथवा वियोजित होते हैं तो जो प्रायोगिक अणुभार है उसका मान जो है सामान्य अणुभार या सामान्य मूलक द्रव्यमान की तुलना में उच्च या कम हो जाता है। उस असामान्य मूलक द्रव्यमान को ही हम क्या कहते हैं, वो जो उच्च या कम हो जाता है उस मूलक द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं, असामान्य मूलक द्रव्यमान कह देते हैं। तो उसका कारण मैंने आपको बताया था, सारा कंडीशन बताई थी कि 3 कंडीशन पे डिपेंड था। यदि जो हमारा विलेय है, विलेय जो है, विलेय क्या नहीं होता है, ना तो नो चेंजेस देयर, संयोजित भी नहीं होता, वियोजित भी नहीं होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो अणुसंख्या गुण का अणुभार, अणु संख्या गुणों के आधार पर जो प्रायोगिक अणुभार होगा जो हमको मिलेगा वह एक समान होगा, क्योंकि उसमें विलेय ना तो संयोजित हो रहा है ना वियोजित हो रहा है। दूसरी कंडीशन, जब मैंने कहा यदि हमारा विलेय जो है विलयन में क्या हो जाता है, वियोजित होता है। वियोजित होने की कंडीशन में क्या हो जा रहा है, एक अणु जो है 2 अणुओं में टूट जा रहा है। तो इसका कंडीशन अभी बताया थी। उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि अणु की संख्या घट गई, अणु की संख्या घट गई तो अणु संख्या गुण भी क्या हो गया, कम हो गया। अणु संख्या गुण कम हो गया तो अणुभार बढ़ गया, उल्टा हो गया यहाँ पे, क्योंकि जो अणु संख्या गुण है वो अणुभार के उल्टा है। तो अणु संख्या गुण का मान यदि बढ़ गया तो अणुभार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तीसरी कंडीशन बताई थी कि यदि जो है अणु जो है एसोसिएट होते हैं, एसोसिएट होने का मतलब 2 या 2 से अधिक अणु मिलकर के एक अणु बना देते हैं, एक बड़ा अणु बना देते हैं। तो उस कंडीशन में कणों की संख्या कम हो जा रही थी, लेकिन कणों की संख्या कम हो जाती है अर्थात अणु संख्या गुण का मान कम हो जाएगा, अर्थात अणु संख्या गुण का मतलब ये भी कम हो जाएंगे, लेकिन कणों की संख्या घटेगी तो, और अणु संख्या गुण कम हो गया अणुभार बढ़ जाएगा। ये कंडीशन बताया। तो यहाँ पर जो है एक साइंटिस्ट हुए थे हमारे वैज्ञानिक हुए हैं वान महोदय ने जो है ये संयोजन और वियोजन की सीमा, कितनी सीमा होगी उसके लिए कारक, माने वान टॉप एक साइंटिस्ट थे। 1886 में इन्होंने अपना, हो सकता है इसमें, चलो कोई बात नहीं, सन का इतना वो नहीं है। वान टॉप महोदय ने जो है एक फैक्टर दिया आई, जिसको हम कहते हैं वान टॉप फैक्टर। इसका नाम है वान टॉप फैक्टर। और ये वान टॉप फैक्टर क्या करता है, या वान टॉप गुणक, वान टॉप जो गुणक है वो दिया। और ये वान टॉप गुणक जो है, वान टॉप गुणक दिया उन्होंने। और वान टॉप जो गुणक है वो ये करता है कि संयोजन और वियोजन, जो अणु हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, यदि हम उनको किस में वो कर देते हैं, मॉलिक्यूल्स को यदि हम विलेय को, सॉल्यूट को हम विलयन में वो कर देते हैं, घोल देते हैं, तो अणु संयोजित होते हैं या वियोजित होते हैं। तो उस संयोजन माने एसोसिएशन अथवा वियोजन, डिसोसिएशन की सीमा किस सीमा तक वो हो सकता है, उस सीमा को व्यक्त करने के लिए उन्होंने कारक दिया। उस कारक को हम कहते हैं आई, जिसको वान टॉप फैक्टर दिया गया। तो वान टॉप फैक्टर जो है डिपेंड करेगा कि वह जो अणु है, जो सॉल्यूट है, जो अणु है, जो विलेय है, वह विलयन में वियोजित होता है अथवा नहीं होता है। तो इन्होंने जैसे सपोज के लिए जो इन्होंने आई की वैल्यूज दी, आई यह हो जाता है जो अणु विलयन में ना तो संयोजित होता है ना वियोजित, उनके लिए आई इज इक्वल टू 1, आई की वैल्यू 1 दी। जो अणु जो है क्या हो जाते हैं, विलयन में वियोजित हो जाते हैं, कहने का मतलब 1 से 2 मूल बन जा रहे हैं जिनके, जैसे KCl बताया था, उनके केस में आई की जो वैल्यू होती है दैट इज द ग्रेटर देन 1, 1 से ज्यादा होती है। और जो अणु जो है क्या होते हैं, संयोजित होते हैं, अर्थात 2 अणु मिलकर के एक अणु बना देते, उस उनके केस में जो आई की वैल्यू है वो क्या होता है, लेस देन 1 होती है। ये उन्होंने बताया इस अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर। मैंने कहा जो नो चेंजेस देयर, जिसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, जो आई में नहीं टूटता है, उसके आणविक अवस्था में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, नो चेंजेस देयर, आई विल बी सेम। दूसरा, जो वियोजित होते हैं उनके लिए वान टॉप फैक्टर का मान क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। और जो क्या होंगे, जो वियोजित नहीं होते हैं, माने जो एसोसिएट, जो क्या होता है, माने जो तीसरा एसोसिएट होते हैं, माने जो संयोजित होते हैं,
उनके लिए जो है ये बताया नो चेंज के लिए, जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा था। ये बताया था डिसोसिएशन के लिए, डिसोसिएशन जिसको हम वियोजन कह रहे हैं, जिसमें जो है वियोजन होता है जिनमें, और जिनमें जो है एसोसिएशन होता है। एसोसिएशन का मतलब जिनमें क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है, उनमें जो है जो आई की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन 1 होगी। अब हम इस आई को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे उन्होंने इसको समझाने का प्रयास किया है। तो यहां पर जो आई है, आई को उन्होंने कहा, हम ये कह सकते हैं आई इज इक्वल टू जो ऑब्जर्व वैल्यू है, ऑब्जर्व का मतलब जो प्रेक्षित, जिसको हम कहते हैं जो अणुसंख्या गुण का, जो अणुसंख्या गुण है, अणुसंख्या गुण का प्रायोगिक मान, जो प्रायोगिक मान है प्रयोग से आया है, जो कि कणों के प्रयोग के द्वारा हुआ, और उसी अणुसंख्या गुण का, उसी अणुसंख्या गुण का, अणुसंख्या गुण वही है, उसी अणुसंख्या गुण का उसी ताप पर, ताप भी हम टेम्परेचर को भी चेंज नहीं, उसी ताप पर जो है सामान्य मान ये इन्होंने दिया। तो दूसरी प्रकार से हम आई को वन टॉप फैक्टर की हम परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं, किसी अणुसंख्या गुण के प्रायोगिक मान जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, इसको हम कहते हैं आई को, इसको कहते हैं ऑब्जर्व्ड, जो इसको हम कहते हैं आई ऑब्जर्व्ड बट्टे माने किसी अणुसंख्या गुण के जो है क्या प्रायोगिक, जो प्रायोगिक आपने मान किया, जो प्रायोगिक आपका जो है, जो अणुसंख्या गुण का जो प्रायोगिक मान होता है, प्रायोगिक मान या वैल्यू जो होती है, बटे उसका उसी अणुसंख्या गुण का जो सामान्य मान आई कैलकुलेटेड, जिसको हम कहते हैं, ये हम प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम इसको यूं भी कह सकते हैं, आई इज इक्वल टू हम इसको कह सकते हैं सामान्य मोलर द्रव्यमान बट्टे असामान्य मोलर द्रव्यमान बराबर ये हो जाएगा आपका अणुसंख्या गुण का प्रेक्षित का मतलब ऑब्जर्व, जिसको हम कहते हैं प्रेक्षित अणुसंख्या गुण या प्रेक्षित गुण, और बढ़िया रहेगा प्रेक्षित अणुसंख्या गुण और बट्टे हो जाएगा आपका परिकलित अणुसंख्या गुण। कहने का मतलब है सामान्य मूल द्रव्यमान बटे असामान्य मूल द्रव्यमान बराबर हो जाएगा प्रेक्षित अणुसंख्या गुण, ऑब्जर्व जो आपका ऑब्जर्व अणुसंख्या गुण आपका जो है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन परिकलित अणुसंख्या गुण, या इसको हम प्रेक्षित अणुभार भी कह सकते हैं, और बटे परिकलित अणुभार भी यहाँ पे हम कह सकते हैं, ये भी हम इसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के हम फॉर्मूला हम यहाँ पे गेट कर लेते हैं, आई इज इक्वल टू सामान्य मूल द्रव्यमान बटे असामान्य मूल द्रव्यमान बराबर जो है प्रेक्षित अणुसंख्या गुण बटे परिकलित अणुसंख्या गुण। अब यहाँ पर जो है इस आधार पर माने आई इसमें नया कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि वो वियोजित या संयोजित हो रहा है। तो इस कंडीशन में हमारे जो अणुसंख्या गुण थे, अणुसंख्या गुण के आधार पर जैसे हमने अभी निकाला था, जैसे हमने जो वाष्पदाब में अवनन निकाला था, वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन, इसी को मैं यहीं पे लिख दूं, वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन निकाला था हमने। प्रथम क्या था, जो अणुसंख्या गुण था उसका मान हमने लिखा था P10 माइनस P1 अपॉन P10 इज इक्वल टू N2 अपॉन M1, यदि आपको याद हो तो ये हमने बताया था। कहने का मतलब वाष्पदाब में अपेक्षित अवनमन जो है विलय के मोल प्रभास के बराबर हो रहा था उस समय। तो ये तो तब है जबकि अणु क्या नहीं हो रहा है, ना तो वियोजित हो रहा है ना संयोजित हो रहा है। लेकिन कोई अणु वियोजित अथवा संयोजित होता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर वांट गुणक भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई इसमें हो जाएगा। नंबर दूसरा क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, ये फॉर्मूला निकाला था, जिसका मतलब था क्वथनांक में उन्नयन बराबर था क्या,
जो मोललता है और आपका एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट का गुणनफल था। तो यहाँ पर इसको भी हमको I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और उसी प्रकार से क्वथन हिमांक में अवनमन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, हमने गेट किया था के एफ इंटू एम, ये पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ के एफ इंटू एम। तो यहाँ पर भी हमको जो है वांट ऑफ फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यदि हमारा जो विलेय है वह संयोजित होता है अथवा वियोजित होता है, एसोसिएट होता है, डिसोसिएट होता है। और लास्ट में जो परासरण दाब बताया था, परासरण दाब को टाउ इज इक्वल टू N2 अपॉन V इंटू RT ये बताया था हमने। ये डेरिवेशन जब हम गेट कर रहे थे उसमें एक आया था टाउ इज इक्वल टू N2 अपॉन V इंटू RT, ये हमने गेट किया था। अब यदि हम इसमें भी जो है यदि हमारा विलेय जो है डिसोसिएट होता है या एसोसिएट होता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे भी जो है परासरण दाब में की गणना करते समय भी हम वांट ऑफ फैक्टर से क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारे जो है ये नया एक चेंजेस हो गया वांट ऑफ असामान्य मूलद्रव्यमान या वांट ऑफ फैक्टर के आधार पर। अब आई की गणना हम कैसे करते हैं, कभी कभी जैसे क्या होता है बहुत सामान्य से है, जैसे सपोज के लिए आते हैं बोर्ड में, बहुत बार बोर्ड क्लास में पूछता है, जैसे सपोज के लिए KCl के लिए आई की वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। तो KCl को आप पानी में डिजोल्व करेंगे या वैसे भी जो KCl आयन में टूट जाए K प्लस Cl, तो आई की वैल्यू को निकालने के लिए हम एक वो भी कर सकते हैं, आई इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं हम, आई इक्वल टू संयोजन अथवा वियोजन के पश्चात विलेय के कणों के मोलों की संख्या, या विलेय के मोलों की संख्या भी कह सकते हैं, मोलों की संख्या बट्टे संयोजन अथवा वियोजन से पूर्व विलेय के कणों के मोलों की संख्या। ये आई को ऐसे निकाल सकते हैं, माने संयोजन अथवा वियोजन के पश्चात विलेय के कणों के मोलों की संख्या कितनी है अपॉन संयोजन अथवा वियोजन से पूर्व विलेय के मोलों की संख्या कितनी थी। कहने का मतलब डिसोसिएशन और एसोसिएशन के पश्चात मोल्स कितने बने और डिसोसिएशन और एसोसिएशन से पहले कितने मोल थे। सपोज के लिए अब हम यहाँ पे चाह रहे हैं किसके लिए, हम चाह रहे हैं KCl के लिए हम आई की वैल्यू निकाल रहे हैं। KCl के एग्जाम में आता है, बहुत बार बोर्ड परीक्षा में आता है, बच्चे गलत कर देते हैं इसको। KCl के लिए आता है तो वेरी सिंपल, KCl ये टूट जाएगा K प्लस, या इसको पानी में घोल देंगे तो K एक्वा पानी में N प्लस Cl माइनस एक्वा, माने पोटेशियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होगा, विलेय संयोजन यहाँ पे वियोजन हो रहा है, तो इसके लिए आई इक्वल टू हो जाएगा वियोजन के, यहाँ वियोजन हो रहा है, वियोजन के पश्चात मोलों की संख्या। यहाँ पर एक मोल है इसका, यहाँ पर एक मोल है इसका, यहाँ पर एक मोल इसको मान लेंगे, एक मोल इसको मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर अंतराणिक आकर्षण बल क्या होगा कर देंगे, एक एक मोल मान लेंगे। तो टोटल कितने हो गए, यहाँ जो प्रोडक्ट में 2 मोल हो गए, ये 2 मोल हो गया इसका। तो अब हम आई की वैल्यू निकालेंगे, तो वियोजन के पश्चात कणों के मोल, कुल मोलों की संख्या, तो वियोजन के पश्चात कणों के मोलों की संख्या होगी 2, वियोजन के पश्चात डिसोसिएशन के बाद, और वियोजन से पूर्व नीचे वाला वियोजन से पूर्व कणों के मोलों की संख्या बराबर कितनी होगी 1, तो 2/1 बराबर 2। तो ये आई इक्वल टू ग्रेटर देन 1 आ गया, वो जो पहले बताया था मैंने, आई इक्वल टू ग्रेटर देन 1। तो ये हो गया KCl के लिए। अब सपोज के लिए हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं K2SO4 के लिए, फिर सपोज के K2SO4 के लिए निकालना है हमको, प्लस पानी, तो ये हो जाएगा आपका 2K प्लस एंड SO4 2 माइनस, ऐसे आयनों में चले जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, संयोजन ये भी इसका भी वियोजन हो रहा है, तो वियोजन से पूर्व कितना हो गया इसका, 1 मोल हो गया, एक ही तो मोल है। और यहाँ क्या हो गया, ये 1 मोल, सॉरी यहाँ पर कितना हो गया, इसके 2 मोल है, तो ये हो गया आपका 2 मोल, 2 मोल इसके, 1 मोल इसका, ये एक ही है तो 1 मोल, तो ये हो गया आपका 2 प्लस 1 बराबर 3 मोल। K2SO4 के 3 मोल हो गया वियोजन के पश्चात, आफ्टर डिसोसिएशन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर 3 मोल। तो हेंस इन दिस केस I is equal to
विभाजन के पश्चात कणों के मोल की संख्या 3 और विभाजन से पूर्व 1 तो बराबर 3। केटोसफोर के लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी केटोसफोर के लिए। उसी प्रकार से सपोज के लिए जो अणु एसोसिएट होते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं, अभी एसिटिक एसिड का केस लेते हैं। एसिटिक एसिड के दो अणु CH3COH 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड जब क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये एसोसिएट होकर एक अणु बना देते हैं। ये जैसे मैंने दिखा CH3COH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पर क्या है एसिटिक एसिड के केस में, क्योंकि इसका एसोसिएशन हो रहा है, माने इसके दो अणु मिलकर के एक अणु बना रहे हैं, तो इस कंडीशन में यहाँ कितनी है अभिक्रिया से, माने वियोजन, यहाँ पे क्या होगा संयोजन से पूर्व कणों के मोलों की संख्या बराबर 2 और संयोजन के पश्चात कितनी होगी? 1 मोल। इसको 2 नहीं कहेंगे, एक ही का डायमर है, 2 1 है। तो इस कंडीशन में क्योंकि इसके आगे 2 लिखा है तो इसके 2 मोल है, वहां एक वो पीछे लिखा है, तो यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं, इस कंडीशन में आपका I इक्वल टू हो जाएगा 1/1 संयोजन के पश्चात आफ्टर एसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज 1 एंड बिफोर एसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज 2, हेंस इज इक्वल टू 0.5। 2 का भाग 1 में देकर 0.5 आएगा, 10/2 हो जाएगा, 0.5 पॉइंट लग जाएगा। तो इस कंडीशन में जैसे मैंने पहले बताया था, जो एसोसिएट होते हैं उसके कंडीशन में I इज इक्वल टू 1 होता है। जो सॉल्यूट विलयन में एसोसिएट होते हैं उनके कंडीशन में I इज लेस देन 1, तो ये 1 से कम है। तो इस प्रकार से हम जो है सवाल कर लेते हैं, जिन सवालों में जो है कोई अणु डिसोसिएट होता है, माने वियोजित होता है, या जिसको हम कहते हैं संयोजित होता है, तो उस कंडीशन में हम I की गणना भी कर लेते हैं। किस प्रकार का वो आपका लवण है, वह कैसे जो है डिसोसिएट हो रहा है या कैसे एसोसिएट हो रहा है, उसके आधार पर हम I की गणना करके I को भी उसमें क्या कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। अब जैसे कभी कभी एक सवाल आता है कि जैसे सपोज के लिए 1M जो है ग्लूकोज है या यूरिया है का सॉल्यूशन है, इसमें किसका वाष्प दाब ज्यादा होगा या कम होगा, या वाष्प दाब अवनमन किसका होगा? तो क्योंकि यहाँ पर जो ग्लूकोज और यूरिया है ये दोनों जो है क्या है, इनकी देखिए अभी बताया था मैंने, जो अणुसंख्या गुण है उसका मान जो है विलेय की प्रकृति पर, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड नहीं करती, निर्भर नहीं करती कि चाहे वो यूरिया है, ग्लूकोज है, कैसा है, बल्कि वह कणों की संख्या पर निर्भर करती है। जो अणुसंख्या गुण का मान, इस परीक्षा में बहुत बार सवाल आता है, अणुसंख्या गुण का मान जो है विलेय की कणों के संख्या के समानुपाती, विलेय की कणों की संख्या के समानुपाती है। तो यदि हम 1M ग्लूकोज बनाते हैं या 1M यूरिया बनाते हैं, 1M एंड 1M दैट इज द ग्लूकोज एंड दैट इज द यूरिया, ये यूरिया है, तो इसमें किसका वाष्प दाब कम होगा, विलयन का। तो क्या कंडीशन है कि क्योंकि कणों के दोनों जो है क्या होते हैं, ये क्या होते हैं विलयन में जो है ये डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होते हैं, तो कणों की संख्या पर कोई चेंज, कणों की संख्या में उतना ही रहा, चाहे यूरिया का कहें चाहे ग्लूकोज का कहें, तो उस कंडीशन में नो चेंज विल बी देयर। इसका मतलब उसका अणुसंख्या गुण के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है 1M ग्लूकोज एंड 1M यूरिया दोनों का क्या वाष्प दाब में अवनमन या अन्य गुण क्या होंगे, समान होंगे। लेकिन सपोज के लिए अब हम एक कंडीशन ले लेते हैं, सपोज के लिए हमारे पास 1M ग्लूकोज है, 1M ग्लूकोज और 1M हमारे पास क्या है, सपोज के लिए NaCl है सपोज के लिए। तो उस कंडीशन में हमने क्या लिया, अभी तो हमने ग्लूकोज का उदाहरण दिया, अब हम ले रहे हैं 1M ग्लूकोज और दूसरा हम ले रहे हैं 1M NaCl ले रहे हैं। तो इसमें से किसका जो है, इसके विलयन का, इसका भी विलयन बना है, इसका भी विलयन बना है, तो किसके विलयन का वाष्प दाब जो है कम होगा, ये हमको देखना है। वाष्प दाब वेपोर किसका कम होगा, तो हमसे क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं ग्लूकोज जो है आयनाइज नहीं होता है, उसकी मॉलिक्यूलर फॉर्म्स चेंज नहीं होती है, तो इस कंडीशन में अणुओं की संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन NaCl के केस में क्या हो जाएगा, NaCl में क्या हो गया, NaCl जो है क्या हो जाएगा, NaCl विल डिसोसिएट इनटू Na प्लस N Cl माइनस N, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 मोल हमको प्राप्त हो गए, इसके 1 मोल 2 मोल हो गए। तो क्या हो जाएगा, इसके मोलों की संख्या बढ़ गई, मोलों की संख्या बढ़ गई तो क्या हो जाएगा, कणों की संख्या बढ़ गई, कणों की संख्या बढ़ने का मतलब अणुसंख्या गुण का मान भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अणुसंख्या गुण जो है वो समानुपाती है, दैट इज प्रोपोर्शनल है विलेय के कणों की संख्या के। कहने का मतलब है
इसका क्या हो जाएगा, कणों की संख्या बढ़ने से यहां पर क्या हो जाएगा, अणुसंख्या गुण का मान भी बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है इन दोनों को यदि हम कंपेरिजन करें तो इसका तो नो चेंज विल बी देयर, कणों की संख्या में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसका कणों की संख्या बढ़ने के कारण जो है अणुसंख्या गुण का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कहने का मतलब उसका जो भी अणुसंख्या गुण है, वासदाम अमोनियम वगैरह है या क्वाथनांगमोनियन है, इसकी तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आई थिंक इस प्रकार के सवाल बोर्ड परीक्षा में आता है। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर जो है इनको हम कंसिडर कर सकते हैं। अणुसंख्या गुण का मान विलेय के कणों की संख्या के समानुपाती होगा। अब सपोज के लिए हम एक चीज और यहाँ पर कह देते हैं, सपोज के लिए एक तो NaCl है और एक हमारे पास जो है अभी सपोज के लिए K2SO4 है, जिसका दोनों का 1m सॉल्यूशन है, दोनों का 1m सॉल्यूशन हमने ले रखा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, किसका अणुसंख्या गुण, चाहे कोई भी अणुसंख्या गुण धर्म है, वाष्पदाब है, क्वथनांग, हिमांक वगैरह जो भी है, किसका ज्यादा होगा। अब हम जानते हैं NaCl के 2 मोल होंगे, K2SO4 का भी बताया था 3 मोल होंगे। तो क्योंकि इसमें विलेय के कणों की संख्या को क्या किया, ज्यादा हो गया और इसका कम हो गया, तो क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि विलेय के कण, इसका अणुसंख्या गुण का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। माने वो क्या करेगा, अणुसंख्या गुणों के मान, चाहे वो हिमांक क्वथनांगमोनियन है, इसको ये ज्यादा शो करेगा या वासदाम ज्यादा शो करेगा। तो इस प्रकार से ये डिपेंड करता है, क्योंकि हमने जो अणुसंख्या गुण बताए वो जो है कणों की संख्या के समानुपाती होते हैं। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि ये असामान्य मूलद्रव्यमान के बारे में सारा जो हमने बता दिया है। अब मैं सोचता हूँ शायद ये दैट्स इनफ। थैंक यू।